करते हैं अगली नदी की, कावेरी की। ठीक है, कावेरी नदी जो है, कावेरी नदी का मैप ये बना हुआ है, ये आपको दिख रहा होगा। कावेरी नदी का मैप मैंने बिल्कुल इसलिए बनाया जिससे आपको समझ में आए। कावेरी नदी ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है और ये जो है ये कर्नाटक में बहते हुए और जो है तमिलनाडु प्रवेश करती है और आकर के डेल्टा का निर्माण करती है। ये डेल्टा है उसका, किसका, कावेरी नदी का डेल्टा, ये आपको दिख रहा होगा। ठीक है, इस पर दो बांध बनाए गए हैं, दो जलाशय बनाए गए। जलाशय मतलब होता है झील बनाए गए हैं। एक है कृष्ण राजा सागर झील, एक है स्टेनले झील। ये दो झीलें इसी नदी पर स्थित हैं। इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी हैं, बाई सहायक नदियां कौन कौन सी हैं, मैंने बना दिया है, एक एक करके भी चर्चा हम कर रहे हैं। ठीक है, अब सबसे पहले अगर बात करें तो कावेरी नदी जो है, यह नदी कर्नाटक राज्य में कुर्ग जिले में ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से निकलती है। यह भी पश्चिमी घाट की पहाड़ी है। ठीक है, पश्चिमी घाट की पहाड़ी है ब्रह्मगिरी, ये वहीं से जो है नदी निकलती है, ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से। ठीक है, और कर्नाटक में निकलती है ये। ठीक है, तो नदी कहाँ से निकलती है ये जरूर याद रखना, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा, तो आपके क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। और क्वेश्चन गलत नहीं होना है, ये आप बिल्कुल ध्यान में रखना है। ठीक है ना। अगला, यह नदी बंगाल की खाड़ी में चतुर्भुजाकार डेल्टा का निर्माण करती है। अब गौर करना, एग्जाम में पूछा जाएगा कि दक्षिण भारत की ऐसे कौन सी नदी है जो चतुर्भुजाकार डेल्टा का निर्माण करती है, तो वो नदी कौन है, कावेरी। कावेरी नदी है जो चतुर्भुजा का निर्माण करती है। देखो ये यहाँ पर भुजाएं चार की तरह बना दिया गया है। देखो ये देखो, आप देख सकते हैं कि इसकी भुजाएं जो चार बनी हुई हैं, कौन कौन सी हैं, ये मैंने बनाया है यहाँ पे। ठीक है ना, कि जिससे आपको कोई डाउट ना रहे। जैसे देखो यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे तो ये चार भुजाकार होगा। देखो ये देखो, चार ऐसे है ना, चार भुजाएं हैं ऐसे, ये ऐसे, तो इसीलिए इसको हम चतुर्भुजाकार आकार का डेल्टा कहते हैं। तो चतुर्भुजाकार का डेल्टा किसका है, तो वो है आपका कावेरी नदी का है, ये बात याद रखना। अगला, इस नदी पर शिव समुद्रम कर्नाटक में और होगेनकल जो है जलप्रपात तमिलनाडु में स्थित है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। शिव समुद्रम तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। शिव समुद्रम जलप्रपात कहाँ है, कर्नाटक में। किस नदी पर है, तो यह है कावेरी नदी पर। यह बात याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, अगला, इस नदी पर कृष्ण कृष्ण यहाँ मैंने पहले बताया था, कृष्णा राज सागर और स्टेनले बांध जो है बनाए, जलाशय बनाया गया है। ठीक है, जो विद्युत उत्पादन के लिए होता है। अगला, इस नदी पर मैटूर बांध, मैटूर बांध बहुत इंपॉर्टेंट है, कर्नाटक में है। और शिव समुद्रम परियोजना भी स्थित है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। शिव समुद्रम विद्युत परियोजना है, मैटूर विद्युत परियोजना है, यहाँ पर जल विद्युत उत्पादन होता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये किस नदी पर है, तो कावेरी नदी पर है। इस बात को हमेशा याद रखना आप लोग। ठीक है, अगला है क्या, कि यह नदी जो है दक्षिण भारत की एकमात्र नदी है जो बारहमासी है। बारहमासी है। अब बारहमासी है क्या, ये समझना है। तो याद रखना, जो उत्तर भारत की नदियां होती हैं वो निकलती कहाँ से हैं, बहुत ध्यान समझना इस बात को। उत्तर भारत की जो नदियां हैं जो हिमालय से निकलती हैं, वो क्या करती हैं कि अपना जल कहाँ से प्राप्त करती हैं, तो जो हिमालय पर हिमनद ग्लेशियर पाए जाते हैं वहां से जल प्राप्त करती हैं। ठीक है, लेकिन जो दक्षिण भारत नदियां हैं वो जल कहाँ, वह दक्षिण भारत में कोई ग्लेशियर है ही नहीं, तो जल कहाँ से प्राप्त करेंगी, तो जो वर्षा होती है, जो बारिश होती है, बारिश के जल को ही ग्रहण करती हैं और बहती हैं। लेकिन साल में 3 से 4 महीना सूख जाती हैं या बहुत कम पानी रह जाता है। लेकिन दक्षिण भारत की नदी जो है वो एक नदी ऐसी है कावेरी, जो 12 मासी नदियां हैं, 12 महीने बहती हैं। ये 12 महीना मतलब ये हो गया, 12 मासी मतलब हो गया 12 महीने बहती हैं, साल भर बहती हैं। तो साल भर नदियां तो या तो हिमालय की बहती हैं या तो दक्षिण भारत की कौन सी बहती है, वो है आपकी कावेरी। अब क्यों बहती है, अब इसके हम जान लेते हैं। तो यहां मैंने पहले लिख दिया है, ध्यान समझना, कि इस नदी में, अर्थात इस नदी में दक्षिण पश्चिम मानसून और उत्तर पूर्वी मानसून दोनों से वर्षा जल प्राप्त करता है ये नदी। कैसे, तो दक्षिण पश्चिम मानसून गर्मी में आता है। अब गर्मी आने वाली है, तो दक्षिण पश्चिम मानसून आता है, और ऐसे आता है दक्षिण पश्चिम मानसून। जो आपके लिए मैं बना रहा हूँ ये मानसून है दक्षिण पश्चिम। देखो ये दक्षिण पश्चिम दिशा है और उत्तर पूर्व की ओर देखो आ रहा है मानसून। तो ये मानसून आता है 6 महीना, तो ये आ करके पानी बारिश करेगा, तब इसको जल प्राप्त होगा। और यह है उत्तर पूर्व मानसून।
ये मैंने जो रेखा खींच रहा हूं मैं, ये उत्तर पूर्व मानसून है। यहाँ से जब वर्षा होती है ठंडियों में, तब भी वहाँ तो गर्मी ही पड़ती है, तो जो हमारे यहाँ ठंडी में वर्षा होती है उसी को वहाँ दक्षिण पश्चिम मानसून कहते हैं, और इसके थ्रू भी वर्षा होती है। तो 6 महीना इससे पानी और 6 महीना इधर से, तो 6 महीना इधर 6 महीना इधर से जो जल प्राप्त करता रहता है दक्षिण पश्चिम और उत्तर पूर्वी मानसून से, इसीलिए ये नदियां 12मासी है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इस बात को याद रखना। ठीक है, इसीलिए इस नदी को भी 12मासी नदी कहा जाता है। ठीक है, और एक बहुत इंपॉर्टेंट है, इस नदी पर श्रीरंगपट्टनम द्वीप स्थित है। श्रीरंगपट्टनम द्वीप क्या है? तो श्रीरंगपट्टनम जो द्वीप है ये मैसूर में है, मैसूर के निकट है, कर्नाटक में। ये एक आइलैंड है जो कावेरी नदी में स्थित है, और इसका निर्माण किसने किया था? इस द्वीप को शहर किसने बनाया श्रीरंगपट्टनम? तो आपको पता होगा, मैसूर में एक राजा थे हैदर अली, और उनके बेटे थे टीपू सुल्तान। तो हैदर अली के समय में यह बना था, लेकिन टीपू सुल्तान ने इस आइलैंड पर अपनी राजधानी बनाई थी, और आइलैंड पर राजधानी बनाएंगे तो चारों तरफ से पानी से घिरा रहेगा, और जब पानी से घिरा रहेगा तो उससे क्या होगा कि कोई आक्रमण नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो इसे याद रखना कि अगर पूछा जाएगा एग्जाम में कि श्रीरंगपट्टनम किसकी राजधानी थी, तो टीपू सुल्तान की राजधानी थी। श्रीरंगपट्टनम एक द्वीप है, किस नदी पर है? कावेरी नदी पर है, इस बात को याद रखना। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पॉइंट है, इस बात को याद रखना। ठीक है, अब हम बात करते हैं, तो कावेरी नदी की सहायक नदियों की बात करें तो कावेरी नदी की देखो बाईं सहायक नदियां कौन कौन सी हैं, ये मैंने लिख दिया, और दाईं सहायक नदियां कौन कौन सी हैं और बाईं सहायक नदियां कौन कौन सी हैं, मैंने दोनों लिख दिया है। तो दाईं सहायक नदियों में लक्ष्मण तीर्थ नदी, कबानी नदी और नोलियन नदी, और इसके अलावा जो है आपका अमरावती नदी ये है। जबकि इधर बाईं सहायक नदियों में हेमावती और अर्कावती नदी जो है ये इसकी सहायक नदियां हैं। ठीक है, और ये आपको मैप में दिखा भी दिया गया है कि जिससे कोई डाउट ना रहे। देखो यहाँ पे लक्ष्मण तीर्थ नदी है, यहाँ पे कबानी नदी है, यहाँ पे नोयल नदी है, यहाँ पे अमरावती बहुत इंपॉर्टेंट नदी है, बात याद रखना। अमरावती पूछा जाता है एग्जाम में कि अमरावती किसकी सहायक नदी है, तो ये नदी जो है किसकी है, तो ये कावेरी की सहायक नदी मानी जाती है। इसके अलावा बाएं तरफ से कौन नदी आती है, तो ये देखो हेमावती है और एक है अर्कावती नदी है। ठीक है, ये दो नदियां जो हैं किसकी सहायक नदियां हैं, तो ये दोनों सहायक नदियां कावेरी की सहायक नदियां हैं। मैंने इसलिए बना दिया जिससे आपको कोई डाउट ना रहे। और ये नदी कहाँ से निकलती है? ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से बंगाल की खाड़ी में चतुर्भुज डेल्टा का निर्माण करती है। इस पे 2 जलाशय हैं, दोनों जलाशय मैंने बना दिया है। इस पर एक द्वीप है श्रीरंगपट्टनम, और यह नदी एकमात्र नदी है जो 12मासी है, और जो उत्तर पूर्वी और दक्षिण पश्चिम दोनों मानसून से वर्षा प्राप्त करती है। ठीक है, इतना तो हमें पूरा विश्वास है कि आपको समझ में आ गया होगा पूरी बात। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगली नदी की ओर चलते हैं। यह है पेन्नार नदी। पेन्नार नदी भी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। यह कर्नाटक में नंदी दुर्ग पहाड़ी से निकलती है। छोटी नदी है पेन्नार नदी, लेकिन याद रखना है। और यह आंध्र प्रदेश में बहते हुए बंगाल की खाड़ी में डेल्टा बनाती है। यह उसका मैप मैंने बना दिया है जिससे आपको याद रहे कि पेन्नार नदी कहाँ बहती है। इसे पेन्नेरू नदी भी बोलते हैं। आप पेज नंबर, अगर एटलस में पेज नंबर आप देखेंगे 25-26 पे, तो आपको वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है ना, 25-26 नंबर पेज पर आपको यहाँ पे नदी के बारे में दिखाया गया है। ठीक है ना, सॉरी 26-27 नंबर पेज क्लास जो है ये डॉक्टर अंशु का मैप देखोगे तो उसमें पेज नंबर 26 और 27 पर वो मैप बनाया गया है और नदी के बारे में दिखाया गया है। ठीक है, कावेरी नदी भी वहीं पे आपको मिल जाएगी उसी एटलस पे। ठीक है, इसके बाद में अब हम बात करेंगे पश्चिम दिशा की ओर बहने वाली नदियों की। ठीक है, कि जो नदियां, ऐसी कौन कौन नदियां हैं जो पश्चिम दिशा की ओर बहती हैं और अपना जल कहाँ गिराती हैं? अरब सागर में गिराती हैं। तो उसमें सबसे पहली नदी है नर्मदा। ठीक है, नर्मदा नदी है जो पश्चिमी दिशा की ओर बहती है। ठीक है, और भ्रंश घाटी में बहती है, 2 पर्वतों के बीच बहती है। ये इसका मैप दिखा है, पहले मैप समझ लेते हैं फिर समझते हैं। देखो यहाँ पे लिखा है मैकाल पर्वत श्रेणी से निकलती है। मैकाल पर्वत श्रेणी में अमरकंटक की पहाड़ी स्थित है। ठीक है, ये नदी वहीं से निकलती है और दो पर्वतों के बीच बहती है। 2 पर्वतों के बीच बहती है, कहाँ कहाँ? तो देखो विंध्याचल पर्वत और सतपुड़ा पर्वत। एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है कि नर्मदा नदी किन 2 पर्वतों के बीच बहती है, तो विंध्य पर्वत और सतपुड़ा पर्वत। अब मान लीजिए 2 पर्वत है ऐसे, मैं पहले बना देता हूं।
ये विंध्य पर्वत है, ये सतपुड़ा पर्वत है। अब बीच में नदी अगर बहेगी तो नदी इधर नहीं काट पाएगी ना इधर काट पाएगी पर्वत को, तो कहाँ काटेगी, नीचे की ओर काटती हुई चली जाएगी नदी। तो इसी को हम बोलते हैं रिफ्ट घाटी या भ्रंश घाटी बोलते हैं। ठीक है, ये जो घाटी बन गई इसे क्या बोलेंगे, रिफ्ट या भ्रंश घाटी। तो नर्मदा नदी भ्रंश घाटी में बहती है, दो पर्वतों के बीच बहती है। किन किन पर्वतों के बीच, तो विंध्याचल पर्वत और सतपुड़ा पर्वत। ये बात याद रखना, भूलना नहीं एकदम, इसलिए मैंने पूरा मैप बना दिया है कि जिससे आपके समझ में पूरी बात आ जाए। ठीक है, और मैकाल पर्वत श्रेणी के अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। इसकी चर्चा मैंने कई बार किया है, जिससे आपको कहीं भूलने ना पाए। ठीक है, अब हम एक एक विशेषताओं की चर्चा कर लेते हैं जो है नर्मदा की। तो नर्मदा नदी जो है इसका उद्गम कहाँ होता है, मैंने अभी बताया छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित मैकाल पर्वत श्रेणी में अमरकंटक की पहाड़ी से यह निकलती है। अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है और गुजरात में भरूच के निकट खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। बे ऑफ जो है गल्फ ऑफ खंभात में ये गिरती है। ठीक है, इसके बाद जो है यह नदी पूर्व से पश्चिम दिशा में बहने वाली सबसे बड़ी नदी मानी जाती है। ठीक है, जो नदियां पश्चिम से पूर्व की ओर, वो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं, अरब सागर में गिरती हैं, उसमें सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो वो है नर्मदा। ठीक है, और यह मैंने अभी इसके बारे में बताया ही था कि यह विंध्याचल पर्वतमाला और सतपुड़ा की पहाड़ियों के बीच भ्रंश घाटी रिफ्ट घाटी में बहती है। ठीक है, रिफ्ट घाटी में छोटी घाटी होती है और गहराई ज्यादा होती है, उसको हम लोग बोलते हैं भ्रंश या रिफ्ट घाटी में बहती है। तो एग्जाम में पूछा जाएगा आपसे कि रिफ्ट घाटी में कौन सी नदी बहती है, तो नर्मदा भी है और तापी नदी भी है। ठीक है, तो नर्मदा नदी के बारे में, नदी जो है ये भ्रंश घाटी में बहती है। जबलपुर में एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि जबलपुर जो है ये इसी नदी किनारे स्थित है, मध्य प्रदेश में, सुना भी होगा आप लोगों ने। तो जबलपुर में भेड़ा घाट एक पर्वत है जो संगमरमर का बना हुआ है। तो संगमरमर की चट्टानों पर ये नदी बहते हुए आगे बढ़ती है। तो एग्जाम में पूछा भी गया है कि भारत की ऐसी कौन सी नदी है जो संगमरमर के चट्टान पे बहती है, तो कौन नदी है, तो वो है आपका नर्मदा नदी जबलपुर में। काटते हुए वहां धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है। ये जलप्रपात मैंने पहले बताया था विद्युत उत्पादन के लिए होता है, और पहाड़ों से नदियां जब नीचे उतरती हैं तो वे जलप्रपात का निर्माण करती हैं। तो धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है, नर्मदा पर है। किस जिले में है, और वो है आपका जबलपुर, मध्य प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, इसके अलावा इस पर एक जलप्रपात और है, और वो है कपिल धारा जलप्रपात। ये लिख दिया है, कपिल धारा जलप्रपात भी इसी नदी पर स्थित है, मध्य प्रदेश में ये भी पड़ता है। तो कपिल धारा और धुआंधार जलप्रपात दोनों इसी नदी पर है। ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। इसके अलावा यह नदी जो है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, इसका थोड़ा सा हिस्सा महाराष्ट्र में भी पड़ता है, महाराष्ट्र गुजरात में बहते हुए खंभात की खाड़ी में ज्वारदन मुख का निर्माण करती है। ये डेल्टा नहीं बनाती है, क्या बनाती है, ज्वारदन मुख। तो ज्वारदन मुख मैंने पहले बता दिया है कि नदी जो है, नदी के मुहाने में जब ज्वार का पानी प्रवेश कर जाए तो उसी को बोलते हैं ज्वारदन मुख। ठीक है, अगला बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पॉइंट है कि जो नदी है ये नर्मदा, इस नदी पर कई बांध बनाए गए हैं। तो इस पे 4-5 बांध बहुत इंपॉर्टेंट हैं और ये एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। जैसे सरदार सरोवर बांध, महेश्वर बांध, ओंकारेश्वर बांध, इंदिरा सागर बांध इसी नदी पर है। तो इंदिरा गांधी के नाम पर इंदिरा सागर बांध भी इसी नदी बनाया गया है। विद्युत का उत्पादन होता है और जो भी राज्य इसके एरिया में आते हैं सबको ये बिजली प्रोवाइड की जाती है। इस पे एक बांध बना है सरदार सरोवर बांध। आप लोगों ने सुना होगा हमारे देश में एक बहुत बड़ी मूर्ति बनाई गई है जो विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति है, स्टैचू ऑफ यूनिटी, सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पे बनाई गई है। उन्हीं की मूर्ति बनाई गई है क्योंकि वो भारत के पहले ऐसे लौह पुरुष माने जाते हैं जिन्होंने भारत को एक करने का प्रयास किया, इसलिए उनको यूनिटी के नाम से संबोधित किया गया है। ठीक है, तो सरदार सरोवर बांध पर ही वो मूर्ति बनाई गई है। आप नेट पे सर्च करोगे, आपने देखा भी होगा, तो सरदार सरोवर बांध पर ही वो मूर्ति स्थित है। एक द्वीप है, छोटा सा आइलैंड है, उसी आइलैंड पर वो मूर्ति बनाई गई है जो विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति में है इस समय। ठीक है, और वो सरदार सरोवर बांध पर ही स्थित है वो।
इसके अलावा इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी हैं, तो छोटी तवा, ये कई बार पूछा जा चुका है, तवा इसे याद रखना, जिससे रोटी वोटी बनती है, उसी छोटी तवा। तो छोटी तवा किसकी सहायक नदी है, नर्मदा की। और एक है हिरण, हिरण जो है ये भी उसकी सहायक नदी है नर्मदा की, ठीक है। तो ये बात पूरा याद रखना आप लोग बहुत अच्छे से, जिससे आपको कहीं कोई डाउट ना रहे, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका टॉपिक पूरा। अब आते हैं तापी नदी। तापी नदी जो है ये, इसका पहले लोकेशन देख लेते हैं। तो तापी नदी ये बह रही है सतपुड़ा के दक्षिण में बहती है, ये भी भ्रंश घाटी में बहती है, और ये मुल्ताई की पहाड़ी से निकलती है और खंभात की खाड़ी में गिर जाती है, ठीक है ना। विशेषता क्या है इसकी, तो यह प्रायद्वीपीय भारत में पश्चिम की ओर बहने वाली दूसरी सबसे लंबी नदी मानी जाती है। दूसरी सबसे लंबी नदी ये नदी है। यह मध्य प्रदेश में बैतूल जिले में मुल्ताई की पहाड़ी से निकलती है। बैतूल जिले में मध्य प्रदेश में मुल्ताई की पहाड़ी से निकलती है तथा खंभात की खाड़ी में गिरती है। खंभात की खाड़ी में ये गिर जाती है, ठीक है ना। खंभात की खाड़ी में ये गिरती है और वहाँ भी ये जो है एस्चुरी का निर्माण करती है, ठीक है ना। एस्चुरी का निर्माण ये भी करती है, ये भी ज्वारदान मुख बनाती है, ठीक है। इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, पूर्णा और गिरना। पूर्णा और गिरना इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ हैं जो इसमें गिरती हैं, ठीक है ना। इसके अलावा इस नदी पर गुजरात में एक बांध बनाया गया है, उकाई बांध। उकाई बांध भी जो है ये इसी नदी पर बनाया गया है, ठीक है, तापी नदी पर ही है, ठीक है। और सूरत और जलगांव महाराष्ट्र में है, सूरत जो है गुजरात में है, दोनों इसी नदी पर स्थित हैं, ठीक है ना। दोनों इसी नदी पर स्थित हैं और इस नदी की लंबाई है 724 किलोमीटर की इसकी लंबाई है, ठीक है। ये बात याद रखना, 724 किलोमीटर की इसकी लंबाई है और ये जो है गुजरात की, ये सूरत जिले में, सूरत इस नदी के किनारे स्थित है और उकाई बांध इसी नदी पर बनाया गया है, ठीक है। यह नदी खंभात की खाड़ी में गिरती है। कहाँ गिरती है, खंभात की खाड़ी में यह नदी गिरती है, ये भी बात याद रखना, ठीक है। इसके बाद में अगर हम बात करें अब, तो देखो यहाँ पे मैप बना के मैंने दिखा भी दिया है, ठीक है, ये बात याद रखना। अब आते हैं पेरियार नदी। पेरियार नदी और भरतपुच्छा नदी, ये दोनों नदियाँ केरल में बहती हैं। कहाँ बहती हैं, केरल में बहती हैं और ये जो है केरल की दूसरी सबसे बड़ी नदी है जो अन्नामलाई की पहाड़ी से निकलती है और वेबनाथ झील में गिरती है। यह केरल की सबसे लंबी नदी है और इस पर इडुक्की बांध बनाया गया है। तो केरल में नदी बहती है और इस पर इडुक्की बांध बनाया गया है, ये बात याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। भरतपुच्छा नदी, यह केरल की सबसे बड़ी नदी है जो अन्नामलाई की पहाड़ी से निकलती है तथा अरब सागर में गिरती है, ठीक है। अरब सागर में गिरती है और यह अन्नामलाई में स्थित है, ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं, तो देखो यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। इसके बाद देखो यहाँ मैप बनाया गया है, तो भरतपुच्छा नदी है और ये जो है पेरियार नदी है और अन्नामलाई की पहाड़ी से दोनों निकलती हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर भरतपुच्छा नदी बह रही है और यहाँ पे पेरियार नदी बह रही है, दोनों देख लो यहाँ पर। ये दोनों एक वेबनाथ झील में गिरती है और एक जो है कहाँ गिरती है, तो ये गिरती है अरब सागर में गिरती है, लेकिन निकलती दोनों कहाँ से हैं, तो दोनों निकलती हैं अन्नामलाई की पहाड़ी से निकलती हैं। पेरियार नदी भी और भरतपुच्छा नदी भी दोनों, ठीक है, दोनों जो है वहीं से निकलती हैं और जा करके वहां पर गिरती हैं, ठीक है। इसके बाद नदी है शरावती नदी। इसके बाद शरावती नदी है, जुआरी नदी है और मांडवी नदी है। पहले हम मैप देख लेते हैं, ये तीनों नदियों के लोकेशन को दिखाया गया है, ठीक है। तीनों नदियों के लोकेशन को यहाँ पे दिखाया गया है और ये नदियाँ जो हैं कौन कौन सी हैं। शरावती पहले बात कर लेते हैं, तो शरावती नदी कर्नाटक में बहती है। ये कहाँ बहती है, ये कर्नाटक में बहती है, शिमोगा जिले में, ये पश्चिमी घाट से निकलती है शिमोगा जिले में। और इस नदी पर जोग जलप्रपात, सरगोस्पा जलप्रपात बनाया गया है और इसे महात्मा गांधी जलप्रपात भी कहा जाता है, इसे महात्मा गांधी जलप्रपात भी कहते हैं, ठीक है ना। ये शरावती नदी पर ही जलप्रपात है। यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात है। तो एग्जाम में पूछा जाएगा महात्मा गांधी जलप्रपात किस नदी पर है, तो ये बात याद रखना, ये जो है इसी नदी पर स्थित है, ठीक है ना, इसी नदी पर स्थित है जो है, ठीक है ना। इसके बाद में अगर हम बात करें, अगर हम जुआरी नदी की, तो जुआरी नदी गोवा में बहती है।
ठीक है। जुआरी नदी कहाँ बहती है? गोवा में। जुआरी नदी गोवा में बहती है और ये भारत की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, ये भारत की जो है गोवा की सबसे बड़ी नदी मानी जाती है और वहां पर वास्को डिगामा नामक शहर इसी नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, वास्को डिगामा नामक शहर इसी नदी के किनारे स्थित है, जुआरी नदी के किनारे है बिल्कुल। ठीक है, इसके बाद में है मांडवी नदी। मांडवी नदी भी गोवा में बहती है, ये भी गोवा की जीवन रेखा कही जाती है। ठीक है, तो जुआरी और मांडवी दो नदियां प्रमुख हैं और दोनों कहाँ बहती हैं? तो दोनों बहती हैं आपका ये गुजरात, ये हाँ गोवा में, और यह गोवा की सबसे महत्वपूर्ण नदी है, जीवन रेखा कहलाती है। और इस पर एक जलप्रपात, दो जलप्रपात है, एक है दूध सागर जलप्रपात और एक है बारह पोहा जलप्रपात। तो दूध सागर और बारह पोहा जलप्रपात दोनों किस नदी पर है? तो दोनों मांडवी नदी पर है। याद रखना, पूछा जाता है एग्जाम में कई बार कि मांडवी नदी कहाँ बहती है। तो मांडवी नदी जो है, मंडोवी नदी भी इसको कहते हैं, दोनों गोवा की नदी है, जुआरी भी और मांडवी भी। ठीक है, और इस पर जो है पणजी शहर इसी नदी पर स्थित है। जो गोवा की राजधानी पणजी है वो इसी मांडवी नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, तो कई बार एग्जाम पूछा जा चुका है कि गोवा की दो प्रमुख सहायक नदियां कौन कौन सी हैं। तो एक है मांडवी और एक है जुआरी। ठीक है, और इसका ये मैप यहाँ पर दिख रहा होगा, ये पश्चिमी घाट से मैंने यहाँ निकालते हुए दिखा दिया है। आप पेज नंबर जाके देखेंगे तो आपको वहाँ पे मिल जाएगा, पेज नंबर 26 पे आपको दिख जाएगा वहाँ पे। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो है कुछ नदियाँ, और नदियों की बात करें तो एक नदी है माही नदी। ठीक है, यह मध्य प्रदेश में बहती है। यहाँ पे उसका मैप दिख रहा होगा आपको, ये मैप दिखाया गया है माही नदी। तो माही नदी कहाँ से निकलती है? यह विंध्याचल पर्वतमाला में मेहद झील से निकलती है और यह नदी खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। तो देखो खंभात खाड़ी में गिरती है। ठीक है, और ये कर्क रेखा को दो बार काटती है। ठीक है, कर्क रेखा को ये दो बार काटती है नदी। कैसे? देखो कर्क रेखा यहीं से गुजरी हुई है। ठीक है, और कर्क रेखा को ये नदी दो बार काटती है। तो एक एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है कि भारत की ऐसी कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को दो बार काटती है। तो कर्क रेखा को दो बार काटने वाली नदी है वो है माही नदी। ये देखो विंध्याचल पर्वत से निकलती है और ये खंभात की खाड़ी में आकर के गिर जाती है। ठीक है, अगली नदी गुजरात की सबसे प्रमुख नदी है, वो है आपको पता भी होगा साबरमती नदी। साबरमती नदी देखो यहाँ पे मैंने मैप बनाया है, देखो यहाँ पे अरावली की पहाड़ी से निकलती है। ये अरावली की पहाड़ी से निकलती है और ये देखो गुजरात में बहते हुए आके खंभात की खाड़ी में गिरती है ये। ठीक है, तो खंभात की खाड़ी में जहाँ गिरती है तो ये नदी राजस्थान में निकलती है। ठीक है, राजस्थान में कहाँ से निकलती है? तो देखो यहाँ ध्यान से, राजस्थान में ये उदयपुर जिले में अरावली पहाड़ी से निकलती है। उत्तर प्रदेश राजस्थान में उदयपुर जिले में अरावली पहाड़ी से निकलती है और इस पर ये दो शहर स्थित हैं, गांधीनगर और अहमदाबाद। अहमदाबाद आपको पता भी होगा, अहमदाबाद में ही साबरमती नदी किनारे जो है महात्मा गांधी ने अपना आश्रम भी बनाया था। तो इस पर, और गांधीनगर क्या है? ये गुजरात की नई राजधानी बनाई गई है। तो दोनों शहर किस नदी किनारे हैं? दोनों साबरमती नदी किनारे हैं। ठीक है, तो ये उसका लोकेशन है, मैंने दिखा दिया है कैसे बहती है। आप पेज नंबर 19 पे जाके देखेंगे तो आपको 19 पे वहां पे मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद एक नदी और बात कर लेते हैं, लूनी नदी। लूनी नदी का पहले आप मैप देखिए, ये राजस्थान में बहती है थार के मरुस्थल में और ये अरावली की पहाड़ी से निकलती है। ठीक है, और लूनी नदी बहते हुए थार मरुस्थल में कच्छ के रण में लुप्त हो जाती है। ये समुद्र में, ये ऐसी नदी है भारत की जो अरब सागर में नहीं पहुंच पाती है। पहली बात तो पानी कमी होती है और दूसरा ये अरब सागर में नहीं पहुंच पाती है। ये कच्छ के रण में दलदल जो होता है, कच्छ का जो दलदल है कच्छ के रण का, उसी दलदल में जाकर के ये नदी उसी में लुप्त हो जाती है। ठीक है, तो ये भारत की ऐसी नदी है जो अरब सागर में नहीं पहुंच पाती है, उससे पहले ही लुप्त हो जाती है। ठीक है, ये नदी राजस्थान में अजमेर के पास अरावली पहाड़ी से निकलती है। ठीक है, और थार मरुस्थल से होकर बहती है और कच्छ के रण में ये लुप्त हो जाती है। कच्छ के रण में जाकर के ये लुप्त हो जाती है। ठीक है, और ये रेगिस्तान में बहती है, इसमें पानी की मात्रा बहुत कम होती है। ठीक है ना, पानी ज्यादा नहीं होता है उसमें। ठीक है, अब हम बात करते हैं भारतीय प्रायद्वीप की अन्य नदियां। तो भारतीय प्रायद्वीप की नदियों की बात करें तो देखो यहाँ पे चार नदियां मैंने और बनाया है, ध्यान से देखिएगा। एक है दामोदर, एक है सुवर्णरेखा, एक है बैतरणी, एक है ब्राह्मणी।
तो बैतरणी और ब्राह्मणी उड़ीसा की, और छोटा नागपुर के पठार से दो नदियां निकलती हैं, एक है दामोदर और एक है स्वर्णरेखा नदी। ठीक है, इसकी चर्चा कर लेते हैं हम एक एक करके। जैसे दामोदर नदी जो है, इसको कहते हैं बंगाल का शोक कहा जाता है। यह नदी झारखंड में पलामू के जिले में छोटा नागपुर पठार से निकलती है। पलामू जिले में छोटा नागपुर पठार से निकलती है तथा बंगाल की खाड़ी में हुगली नदी में मिल जाती है। तो एग्जाम में अगर पूछा जाए कि दामोदर किसकी सहायक नदी है, तो दामोदर सहायक नदी किसकी है, तो ये नदी हुगली की सहायक नदी है। और कहाँ से निकलती है, तो छोटा नागपुर के पठार से निकलती है ये। ठीक है, और ये जा करके हुगली में मिल जाती है। इसे बंगाल का शोक कहा जाता है। बंगाल का शोक इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये भी बहुत ज्यादा बाढ़ लाती थी, लेकिन वर्तमान में ये बाढ़ नहीं लाती है। क्यों? क्योंकि हमने उस पर दामोदर घाटी परियोजना के तहत बांध का निर्माण कर दिया है। अब बांध बना दिया मैंने, जब सरकार ने बांध बना दिया तो इस पे जो है पानी अब नहीं जा पाता है। ठीक है, तो पानी हम रोक लेते हैं, तो बिहार वहां बंगाल में बाढ़ नहीं आ पाती है। ठीक है, और दामोदर नदी की जो घाटी है उसमें कोयले के भंडार पाए जाते हैं। कोयला का भंडार वहाँ बहुत ज़्यादा है। ठीक है, और यहाँ से कोयला निकाला जाता है। और इस नदी में जो है, ये प्रदूषित नदी भी है, भारत की प्रदूषित नदियों में से एक नदी ये भी है। ठीक है, और इस नदी पर बराकर और कोनार, ये दो प्रमुख बांध, ये दो प्रमुख सहायक नदियां हैं। जो किसकी सहायक नदियां हैं? दामोदर की सहायक नदी मानी जाती है। ठीक है, अगला है स्वर्णरेखा नदी। ये भी स्वर्णरेखा नदी कहाँ निकलती है? छोटा नागपुर के पठार से निकलती है और उड़ीसा में बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, रांची और जमशेदपुर इसी नदी के किनारे स्थित है। जमशेदपुर में आपको पता भी होगा टाटा टिस्को का इस्पात संयंत्र है। तो जो टिस्को है, जहाँ टाटा का इस्पात संयंत्र है, तो अपना पानी, जो फैक्ट्री है, अपना पानी किससे प्राप्त करती है? तो वो जो है स्वर्णरेखा नदी से ही प्राप्त करती है। ठीक है, और यह भी माना जाता है कि स्वर्णरेखा नदी में भी सोना पाया जाता है, इसीलिए इसका नाम रखा गया स्वर्णरेखा नदी। तो सोन नदी में भी पाया जाता है और स्वर्णरेखा नदी में भी ये पाया जाता है। ठीक है ना, ये बात याद रखना। तो जमशेदपुर में और रांची दोनों शहर इसी नदी किनारे स्थित हैं। इसके बाद अगर हम चर्चा करते हैं बैतरणी नदी की, तो बैतरणी नदी की अगर हम चर्चा करें तो बैतरणी नदी जो है यह उड़ीसा में गड़जात पहाड़ी से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, ये बैतरणी नदी कहाँ की सहायक नदी है? ये कहाँ नदी प्रमुख है? तो ये उड़ीसा की प्रमुख सहायक नदी मानी जाती है। इसके अलावा ब्राह्मणी नदी है। ब्राह्मणी नदी, यह नदी भी गड़जात पहाड़ी से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। उड़ीसा में राउरकेला और तालचेर जिला इसी नदी किनारे स्थित है। ठीक है, एक चीज मैंने यहाँ नहीं लिखा है, आप लोग लिख लेना। हमारे जहाँ उड़ीसा में एक बंदरगाह है, अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह है, उसका नाम है पारादीप बंदरगाह। तो पारादीप बंदरगाह किस नदी के मुहाने पर है? ब्राह्मणी नदी के मुहाने पर है, लिख लेना। भारत का अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह पारादीप, पारादीप जो है, पारादीप बंदरगाह किस नदी पर है? तो पारादीप बंदरगाह किसके मुहा डेल्टा पर है? तो ये डेल्टा है, ब्राह्मणी नदी के डेल्टा पर स्थित है। ठीक है, तो इसकी चर्चा मैंने कर दिया है। ठीक है, यहाँ तक मैंने आज बताया है नदियों के बारे में। तो लगभग भारत की सब नदियों के बारे में चर्चा मैंने कर दिया है। इसके अलावा अब हम लोग जो अगली क्लास में पढ़ेंगे, आज मैं केवल बता देता हूँ, अगली क्लास में मैं इसको पूरा पढ़ाऊंगा। तो अगली क्लास में जो होगी उसमें मुझे ये बताना है कि प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र और हिमालय अपवाह तंत्र की तुलना की गई है। ये क्वेश्चन कई बार मेंस में आया है। ठीक है, तो ये दोनों में तुलना की गई है, तुलना मैंने यहाँ कर दिया है। एक एक करके मैं इसकी चर्चा में करूंगा। ठीक है, अगले क्लास में थोड़ा डिटेल बताना है इसके बारे में। तो चर्चा की गई है कि दो नदियों की अलग अलग विशेषता क्या है और दो नदियां अलग अलग कैसे जानी जाती हैं। ठीक है, तो आज यहीं तक करते हैं ये क्लास। ठीक है, आप लोगों का जो टारगेट है वो आप लोग नोट कर लेना कि क्लास 10 की एनसीईआरटी सब लोग अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, और जितना मैंने पढ़ाया है उसको पूरा पढ़ लेना, क्योंकि एक दिन आपका टेस्ट भी होगा। ठीक है, तो टेस्ट भी किया जाएगा। ठीक है, आज यहीं तक करते हैं। ठीक है, थैंक यू।